अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल करता हूँ आपका दोबारा हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा महमूद गजनवी के बारे में। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसे आज हम इस वजह से जानते हैं क्योंकि उसने हमारे देश भारत पर एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमला किया था। और हम उस हमले के बारे में भी जानेंगे जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। आज हम जानेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और क्यों भारत पर 17 बार हमला किया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 1000 से लेकर 1027 के बीच इसने कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी इतिहास का एक लुटेरा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से 1100 साल पहले शुरू होती है। उस समय एक मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम समानीद सल्तनत हुआ करता था। ये सल्तनत अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जब ये सल्तनत बहुत कमज़ोर पड़ गई तो इसके सारे गवर्नरों ने बगावत कर दी। सब ने अपनी अपनी सल्तनतों का ऐलान कर दिया। इन्हीं सब गवर्नरों में से एक गवर्नर का नाम सुबुक्तकीन था और ये भी अपनी अलग सल्तनत का ऐलान कर देते हैं। ये अपनी एक छोटी सल्तनत गजनवी के इलाके में बनाते हैं। दोस्तों, जिस समय सुबुक्तकीन ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी उस समय महमूद गजनवी बहुत छोटे थे और उस समय बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इसी वजह से सुबुक्तकीन ने अपने बेटे महमूद की ऐसी परवरिश की कि जिससे वो आगे जाकर अपनी सल्तनत को बहुत आगे ले जाएं। इसी परवरिश की वजह से महमूद गजनवी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बड़े बड़े फौजियों को हरा दिया करते थे। कुछ इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि महमूद जो हथियार इस्तेमाल करते थे उन्हें कोई आम सिपाही ढंग से पकड़ नहीं पाता था। दोस्तों, महमूद गजनवी अब 20 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ जंगों में जाने लगे थे, लेकिन वो जंग जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया वो जंग एक हिंदुस्तानी राजा के साथ हुई थी और उस राजा का नाम राजा जयपाल था। दोस्तों, जब सुबुक्तकीन ने जयपाल की सल्तनत पर हमला किया तब जयपाल भी एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर जंग के मैदान में आया। दोनों फ़ौजों ने जंग का आगाज़ किया, लेकिन दोस्तों जिस जगह जंग लड़ी जा रही थी वो एक ऐसा इलाका था जहाँ हद से ज़्यादा ठंड पड़ती थी। सुबुक्तकीन की फ़ौज को तो ऐसे इलाके में लड़ने की आदत थी, लेकिन जयपाल की फ़ौज को ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से जयपाल को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। आखिरकार राजा जयपाल हार मान जाता है और 10 लाख दिरहम के बदले सुलह करने का फैसला करता है और सुबुक्तकीन भी इस बात पर राज़ी हो जाता है। इसके बाद राजा जयपाल अपने साथ 2 सिपाही ले जाते हैं ताकि उनके हाथों रकम भिजवा सकें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजा जयपाल अपने शहर लाहौर पहुंचता है तो उन सिपाहियों को कैदी बना लेता है। एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करने लगता है। इस बार राजा जयपाल अजमेर, दिल्ली और आगरा जैसी सल्तनतों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है। उसकी फ़ौज ने 1 लाख सिपाहियों का आंकड़ा पार कर लिया था। जब ये बात सुबुक्तकीन को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास तो एक छोटी सी फ़ौज थी, लेकिन वो हार नहीं मानते। सुबुक्तकीन अपने बेटे के महमूद के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं। वो सीधे सीधे सामने न जाकर अपनी फ़ौज को टुकड़ियों में बांट देते हैं। वो बार बार उस हिस्से में हमला करते हैं जहां जयपाल की फ़ौज कमज़ोर थी और ये अजीबोगरीब मंसूबा काम आ जाता है और इस बार भी जयपाल को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वक्त बाद महमूद गजनवी के वालिद सुबुक्तकीन की वफ़ात हो जाती है और सारी सल्तनत की जिम्मेदारी अब महमूद गजनवी पर आ जाती है। अपनी सल्तनत पर कंट्रोल करने के बाद महमूद गजनवी अपने ख्वाब को पूरा करने निकल जाता है, मतलब कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने निकल जाता है और अपनी पहली जंग अपने पुराने दुश्मन जयपाल से करता है और इस जंग में भी महमूद गजनवी को फतह मिलती है और महमूद के सिपाही राजा जयपाल को जिंदा पकड़ लेते हैं और उससे एक मोटी रकम लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जयपाल रकम देने के बाद एक अजीब काम करता है। वो शर्म की वजह से अपने आप को चिता में जला लेता है और जयपाल के बाद बची कुछ सल्तनत उसका बेटा अनंतपाल संभालने की कोशिश करता है। अनंतपाल फ़ौरन ही अपने वालिद की मौत का बदला लेने की तैयारी में जुट जाता है। वो बार बार महमूद गजनवी की सल्तनत पर हमला करता है, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाता। अब सबको लग रहा था कि अनंतपाल चुप हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसी तैयारी कर रहा था जिसका अंदाज़ा सुल्तान महमूद गजनवी को भी नहीं था। असल में वो ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, आगरा जैसी सल्तनतों को अपने साथ मिला लेता है और इस बार जब वो जंग के मैदान में उतरता है तो सभी को लगने लगता है कि इस बार तो सुल्तान महमूद गजनवी को शिकस्त होगी। जंग का आगाज़ होता है। अनंतपाल की फ़ौज तेज़ी से आगे बढ़ती है और सभी को लगने लगा था कि थोड़ी ही देर में अनंतपाल जीत जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा होता है जो न सिर्फ जंग का चेहरा बदल देता है बल्कि हिंदुस्तान का भी चेहरा बदल देता है। असल में वो हाथी जिस पे अनंतपाल सवार था उसे बरसते तीरों में से एक तीर लग जाता है
اور وہ ہاتھی پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں بھاگنے لگتا ہے۔ جب ساری فوج یہ منظر دیکھتی ہے تو سوچنے لگتی ہے کہ ہمارا راجہ تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور ساری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور اس طرح یہ جنگ بھی محمود غزنوی جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے لگاتار بھارت پر کئی حملے کیے اور کئی سارے شہر فتح کیے، اور اس سے ملی ساری دولت کو اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ لیکن جو حملہ سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ ہے سومناتھ ٹیمپل پر کیا جانے والا حملہ۔ اصل میں دوستو اس سمے سومناتھ مندر اور اس کی دولت پوری دنیا میں مشہور تھی، اور محمود غزنوی بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس مندر کا سارا سونا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوستو جب محمود غزنوی اپنی فوج لے کر سومناتھ مندر پہنچے تو اس سمے سومناتھ کی حفاظت 5000 راجپوت فوجی کر رہے تھے۔ ان سپاہیوں نے کافی بہادری سے محمود غزنوی اور ان کی فوج کا 3 دنوں تک سامنا کیا، اور جب 2 دن تک لڑنے کے بعد محمود غزنوی کو لگنے لگا کہ وہ اس مندر کا سونا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، تو تیسرے دن صبح ہونے پر انہوں نے ایک سجدہ کیا اور اپنے کماندار کا ہاتھ پکڑ کر نعرہ بلند کیا، جس سے ساری فوج میں جوش آ گیا، اور تیسرے دن انہوں نے سومناتھ مندر کو فتح کر لیا، اور اس کا سارا سونا محمود غزنوی اپنے ساتھ غزنی لے گیا، اور اس کے بعد پورے بھارت میں ان کے نام سے ہی خوف پھیل جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی اپنے ساتھ سومناتھ مندر کے دروازے بھی لے گئے تھے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کچھ فیکٹس کی بات کریں تو دوستو جب انگریزوں نے ہندو مسلم میں فوٹ ڈالنے کے لیے یہ افواہ پھیلائی کہ سومناتھ مندر کے دروازے محمود غزنوی کے مزار پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ لوگ ان دروازوں کو یہاں لائے تو پتہ چلا کہ اصل میں یہ وہ دروازے نہیں ہیں، کیونکہ دونوں دروازوں کی لکڑی الگ الگ ہے، اور محمود غزنوی کے مزار والے دروازوں پر عربک کیلیگرافی بھی ہو رکھی ہے، اور آج بھی آگرہ کے قلعے میں یہ دروازے موجود ہیں۔ اگر بات کریں سلطان محمود غزنوی کے موت کے وقت کی تو انہیں پتھری کا مرض ہو گیا تھا، اور جب انہیں لگنے لگا کہ وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے تو انہوں نے اپنی آرمی سے پریڈ کروائی، اور من ہی من رونے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ کیا فائدہ اتنی مال و دولت اکٹھی کرنے کا کہ جب وہ سب یہیں رہ جائے گا، اور آخر 30 اپریل 1030 کو وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیتے ہیں۔ تو آج کی اس کہانی کا سلسلہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور تب تک کے لیے السلام علیکم۔